हेलो चलो, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और मस्त सेशन में। और आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रिक्शन। तो आज अपना है लेक्चर नंबर 12 और आज अपन फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे लेक्चर 12 में। और पूरा फ्रिक्शन को एकदम फील करेंगे, महसूस करेंगे बहुत अच्छा से। कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसको अभी आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आज फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं नायाब सीरीज में, जो मैंने लॉन्च किया था कंप्लीट फ्री बैच, जो इंडिया के बच्चों को फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 नीट में दिलाने वाला है। उसके बाद मैंने इसे लेवल अप क्वेश्चन ऐड करके इसको जेईई मेंस लेवल तक का पहुंचा दिया, ताकि आपके प्रिपरेशन में जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। आप लोगों ने खूब प्यार दिया और इसको बहुत कोने कोने तक पहुंचाया, जिससे बच्चे हमारे साथ जुड़े। अब इस सिलेक्शन में मैं एक और चीज ऐड किया था। मैंने निकाला था एसजीपी सिलेक्शन गारंटेड प्रोग्राम और एसटीएस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। ये दोनों एक ऐसा प्रोग्राम था जो आपको इन प्रिपरेशन के साथ एडिशन में वैल्यू ऐड करेगा, जो ऑनलाइन में आप लोग नहीं किसी टीचर से जुड़ पाते हो, जहां पे आपको दिक्कत होता है, पर्सनल गाइडेंस नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सिलेक्शन गारंटेड प्रोग्राम, जिसमें कि मेंटरशिप, 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें कि 25 टेस्ट होगा 720 वाला और 25 पार्ट टेस्ट इंक्लूड करके होगा, वो मैं 3000 में 50% डिस्काउंट के ऊपर दिया था, राइट। और एसटीएस जो घर पे जो टेस्ट सीरीज जाएगा होम वाला, वो 1500 का था 50% डिस्काउंट पे, जो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसमें 25 टेस्ट होंगे, उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन भी आपको घर पे मिलेगा। और ये जो एनएमसी का न्यू सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो आप अगर चाहते हैं इसको लेना तो बिल्कुल अपने प्रिपरेशन को और ऐड कर लीजिए इसे स्कैन करके, क्योंकि आज है इसका लास्ट डेट मेरे भाई। इसके बाद ये हो जाएगा बंद, कल से आप नहीं ले पाओगे। मतलब आज जो 20th है, 21 से हम ये सेशन स्टार्ट कर देंगे। जो घर में टेस्ट सीरीज बताए हो उसको 15th ऑफ सितंबर तक मिल पाएगा। और यहाँ पे जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हो मेंटरशिप सेशन, जिसको कि वीक में 2 डेज देंगे। तो आज लास्ट डेट है, अगर आप लोग चाहते हैं, अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना जबरदस्त सा क्लास, और वो है फ्रिक्शन का। मैंने ये पूरे तरीके से आज से 5-7 साल पहले से ये वाला फोटो और ये चीज मैं पढ़ाता हूं हमेशा। और इसको स्टार्ट करने से पीछे मेरा लॉजिक ये है कि तू फ्रिक्शन को फील कर लो, महसूस कर लो। तो देखो जरा सा फ्रिक्शन को महसूस करते हैं अभी अपन। जैसे तुम्हारे घर में कोई एक बॉक्स है, मान लो वो बॉक्स है और तुम उसको क्या करना चाहते हो, खींचना चाहते हो। मान लो वो बॉक्स जो है वो 500 न्यूटन का फोर्स जब लगेगा तब वो बॉक्स मूव कर सकता है। इसलिए मैंने लिखा लेट 500 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक, राइट। ये बच्चों को भूल जाओ अभी तुम, ठीक है। और ये एक ब्लॉक है, तुम्हारे घर में कोई अलमीरा होगा, कुछ भी होगा, बेड ही है तुम्हारा जिसपे तुम बैठे हो, टेबल चेयर ही है, खूब सारा किताब रखा हुआ है उसके ऊपर। उसको तुम ऐसे, मेरे घर में भी यहाँ पे है, इसको धक्का दो, ऐसे धक्का दो। तो जब तुम धक्का दे रहे हो तो ये कब चलना शुरू करेगा? तो इसका क्वेश्चन है कि 500 न्यूटन का फोर्स पे ये चलना शुरू करेगा। तुम्हारे घर में जो भी चीज है उसको तुमने धक्का दिया, वो 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो वो चल जाएगा, ऐसा मैंने बोला। अब समझते हैं मैं क्या करता हूं। यहां पे मैं हूं एक छोटा सा नन्हा बालक जो लगा सकता है कितना न्यूटन का फोर्स, 25 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। मान लो 25 न्यूटन का फोर्स इधर लगा सकता है, राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने यहां पे लगाया 25 न्यूटन का फोर्स, यानी कि मैंने यहां पे लिखा है अप्लाइड फोर्स। मैंने यहां पे क्या लिखा है जल्दी से बताओ? अप्लाइड फोर्स। और यहां पे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे क्या है जल्दी बताओ? फ्रिक्शन फोर्स। जल्दी से देखना। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड फोर्स? ये जो बच्चा ने लगाया फोर्स है ना, वो क्या है? अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। और फ्रिक्शन जो लगाया वो फ्रिक्शन फोर्स है। अब जरा सा बात करते हैं, बताओ। अगर मैंने लगाया यहां पे 25 न्यूटन का फोर्स, एक बच्चा 25 न्यूटन लगा सकता है, तो मेरा अप्लाइड फोर्स हो गया 25 न्यूटन का। हाँ सर, बहुत बढ़िया, 25 न्यूटन का। बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है? अगर ये ब्लॉक 500 न्यूटन के फोर्स से ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम जो अपोजिशन वाला फोर्स होगा वो 500 न्यूटन का ही होगा। यानी कि इन कॉमन लैंग्वेज में, अभी हमें कुछ नहीं पता फ्रिक्शन एक्शन क्या होता है नहीं होता है, इन क्या कॉमन भाषा में मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी ब्लॉक को मैंने धक्का दिया,
और ये मूव करने लगा। तो वो लास्ट वाला जो मैंने किया था उस टाइम पे कितना फोर्स लगा था, 500 न्यूटन। यानी कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये कितने फोर्स से अपोज कर पाया था, 500 न्यूटन का। 500 लिमिट अपोजिशन का मैक्सिमम वैल्यू था। तो हम इन जनरल बोलते हैं कि अपोजिशन का जो एक फोर्स होता है ना यहाँ पे, उसको दुनिया बोलती है फ्रिक्शन। ऐसा मैंने तुम्हें बोल दिया कि नाम है। जैसे एक बंदे ने लगाया अप्लाइड फोर्स, वैसे ही कोई भी एक रुके हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तुम फोर्स लगाते हो तो वो क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उस सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को जब तक ब्रेक नहीं करते हैं तब तक वो नहीं चल पाता है। यानी कि ये जो एक ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। जरा सा देखना, सपोज करो मेरे पास एक टेबल है, राइट, ये टेबल है सपोज करो, ये टेबल है सपोज करो, ये टेबल है सपोज करो। ओके सर, ये टेबल है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब ये टेबल जो है उसको जरा ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करो तुम लोग। अब ये टेबल जो है उसको जरा ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करो अब तुम लोग। अब ये टेबल जो है वो क्या कर रहा है, वो देखो, अपने ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, जो ब्लॉक मैंने अभी बनाया था। हाँ सर, ये ब्लॉक को रखा हुआ है। ऐसे क्यों बना दिया ब्लॉक? ब्लॉक ऐसे बनवा बेटवा। हाँ, टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो ब्लॉक और ये टेबल के बीच में ये सरफेस है, ये किसका सरफेस है? ये टेबल का सरफेस है और ये ब्लॉक का सरफेस है। ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है तुम्हें। इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं। कैसे हैं? ये जो एकदम स्मूथ सा सरफेस दिख रहा है, जैसे कि मान लो ये दो ब्लॉक है, ये मान लो मेरा टेबल है और ये वाला ब्लॉक है, तो ये जो बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा दिख रहा है ना तुम्हें, ये एक्चुअल में स्मूथ नहीं है। ये जो दिख रहा है वो एक्चुअल में स्मूथ नहीं है। तो वो कैसा है? मॉलिक्यूलर लेवल पे इसके अंदर एक इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग क्या है सर? इस तरीके से ये अपने सरफेस पे इस तरीके से है, इस तरीके से दिख रहे हो, और नीचे वाला सरफेस भी कुछ इसी तरीके से उल्टा सीधा सेट है। हमें दिखने में क्या दिख रहा है कि ये भी स्मूथ है, और दिखने में दिख रहा है ये भी स्मूथ है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये दोनों स्मूथ लाइन नहीं है। ये इस तरीके से जिगजैग 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 है, और जो इस तरीके से मान लो ऐसे इंटरलॉक्ड है। देख रहे हो इंटरलॉक? अब इसको फंस गया है ये दोनों। ये कैसे निकलेगा? ये मेरा ब्लॉक है, ये सरफेस है, ये ऐसे उभरा खड़ा है और ये ऐसे जाके फंस जाता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है इसके बीच में, जिसको कि मैंने बताया था क्या, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शंस है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन को जब तक तुम ब्रेक नहीं करोगे, तब तक ये उसके ऊपर से चल ही नहीं पाएगा। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सर्फेसेस हैं, वही हमें यहां पे एक अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। और जिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, उसी को हमने नाम दिया है फ्रिक्शन फोर्स, जो हॉरिजॉन्टली और टेंजेंशियली लग रहा है सरफेस के। ये लग किधर रहा है? टेंजेंशियली या फिर हॉरिजॉन्टली, लग रहा है सरफेस के, इधर लग रहा है सरफेस पे। ये जो फोर्स डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बोल सकते हो तुम। यही मैं बताया था। और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसी को दुनिया नाम देती है क्या? फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? तो ये फ्रिक्शन क्या है एक्चुअल में? टेंजेंशियल एक फोर्स है, एक अपोजिशन वाला फोर्स है ना, जो डेवलप क्यों हुआ है? मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन के चलते। तो यहां पे देखना, जरा सा चीजों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने यहां पे 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसका वो जो फोर्स मैंने डेवलप करा है यहां पे, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 500 न्यूटन का है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन जो है, वो जो है एफ आर मैक्स, वो 500 न्यूटन का है। इतना है जो लग सकता है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 25 न्यूटन का तुमने लगाया तो कितना लगा? 500 न्यूटन लगा या नहीं लगा? क्वेश्चन मेरा ये। तो बड़ा सिंपल सा भाषा में तुम लोग बोलोगे सर नहीं लगा। अगर ये 500 न्यूटन का फोर्स लगता, तब तो भैया तुम 25 लगाए और ये 500 लगाया, तो घर का हर एक चीज ना छूते ही अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता। सारा चीज तुम लोग भूत आ जाता घर पे यार। अगर ऐसा होता कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता रहता हमेशा, तब तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, इसके ऊपर न्यूटन क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ है,
इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ है। अब इधर की तरफ अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ये वाला ब्लॉक तो चलने लगता है ना यार, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो घर का हर एक चीज मूव कर रहा होता, किताब उधर जा रहा है, वो बस तुम छूते और वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोज किया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से गैदर किए हैं, whatever be the value of the maximum friction, यह एक्शन में तब आता है जब कोई फोर्स लगता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का एग्जिस्टेंस तब है जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया। उससे पहले फ्रिक्शन कितना है? 0। अगर मैं पूछता ये एक ब्लॉक है, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू जो है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन का है, और ब्लॉक रुका हुआ है, बताओ कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का अभी? कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का अभी? 0 लग रहा है। घर में कोई भी टेबल रखा हुआ है, बुक सेफ रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, तुम्हारा बेड रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है या नहीं है? लेकिन लग कितना रहा है? 0। अगर लगना शुरू हो जाता है ऐसे ऑटोमेटिक वे में, जब तक कि तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तो भाई घर का हर एक चीज फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग चलता रहता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन एक्ट तब करता है जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन एक्ट तब करता है जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा। अच्छा, इसीलिए इसको एक बेहतरीन चीज बोलते हैं, देखना। तो यहां पे जो अप्लाइड फ्रिक्शन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो फ्रिक्शन अप्लाइड मतलब कितना लग रहा है, उसको मैं एक स्पेशल नाम देता हूं अप्लाइड, वो 0 न्यूटन का है। ऑल्दो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 500 न्यूटन का, लेकिन अभी के सिचुएशन में 0 न्यूटन लगा। अब क्या हुआ? अब जैसे ही इस बंदे ने 25 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 25 लगा के इसे रोकेगा, नहीं तो न्यूटन का लॉ आ जाएगा कि न्यूटन का अगर फ्रिक्शन ने जरा सा भी कम निकाला तो ये इधर चल जाएगा, जो संभव नहीं है। 500 तक ये चल नहीं सकता। अगर फ्रिक्शन ज्यादा लगाता तो ये बंदे को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता, जो संभव नहीं है, जो फिजिकली नहीं होता। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अपने अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है तब तक जब तक ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले। तो अगर एक बच्चे ने लगाया 25 तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 25। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स 25 तो फ्रिक्शन भी 25। बच्चे को आया जोश, बच्चे ने बोला मेरे 20 दोस्त हैं, मैं अभी लाता हूं, तुम लोगों को दिखा देता हूं। लेकिन बच्चा जब गया तो बच्चे को 10 दोस्त ही मिला। 10 तभी कहां गया था? खेलने के लिए गया था। तो बच्चे का आ गए 10 और दोस्त, दोस्त पे दोस्त, दोस्त इसके छप्पड़ पे बैठ गया दोस्त, अरे इसके हाथ वाथ पे बैठ गया दोस्त, दोस्त पे दोस्त लगना शुरू हो गया। कितने दोस्त? 5 दोस्त एक बार लगा। अरे 5 ही काफी है, ऐसे होता है ना, कुछ लोग आते हैं लेकिन बोले अरे हम 5 ही कर लेंगे, तुम लोग साइड ही रहो अभी। तो 5 दोस्त लगाया, तो अब लगा फोर्स 25 × 5 125। 125 न्यूटन का जब तुमने फोर्स लगाया अप्लाइड, तब फ्रिक्शन कितना लगा बताओ? फ्रिक्शन का औकात है 500 लगाने का, लेकिन वो 500 नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत कितने का है? 125 का। फ्रिक्शन इतना लगा सकता है, लेकिन ये लगाएगा 125 का, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा, नहीं तो इस सबको तोड़ के इधर जाने लगेगा, जो होता ही नहीं है। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, पहला इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, अपने आप एडजस्ट कर रहा है अपने वैल्यू को। देखो, रिक्वायरमेंट था 25 का, इसने लगाया 25। रिक्वायरमेंट है 125 का, ये लगाएगा 125 और अभी भी रुका रहेगा। अरे वाह, क्या बात है सर। 10 के 10 दोस्त आ गए, 10 के 10 दोस्त आ गए, 10 के 10 दोस्त आए, तो यहां पे लग गया फोर्स 250 न्यूटन का। फ्रिक्शन का औकात 500, लेकिन फिर से लगेगा 250 ही। फिर से रोक दिया इसने, बोला सर नहीं हो रहा है हमसे, हम क्या करें सर, हम क्या करें, हम क्या करें सर। तो मैंने बोला मैं हूं, चलो मैं हेल्प करता हूं तुम लोगों को। मैं एक साथ 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मुझे बच्चों को कुछ फिजिक्स सिखाना है, इसलिए मैंने 1 न्यूटन कम लगाया। मैंने 249 का लगाया और इसके पास 250 ऑलरेडी था। तो अब टोटल फोर्स हो गया है 499 का। 499 का फोर्स लग गया मेरे लगाने के बावजूद भी, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन था 500 का,
तो अभी भी ये रुका ही रहेगा और ये फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के चलते फिर से 499 का फोर्स लगा के और इंजॉय करेगा। अब आएगा रियल गेम। अब ये बोला सर आपसे भी नहीं हो रहा है ब्लॉक में, बोला रुक बेटा अभी एक फिजिक्स सिखाना है मुझे। अब देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या। इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस टेंजेंशियली अप्लाइड फोर्स। जो टेंजेंशियली लगा रहा था, एंगल पे थोड़ी लगा रहा हूं मैं सारा फोर्स, ऐसे लगा रहा हूं टेंजेंशियली, और वो इधर लगा रहा है। तो मैंने लगाया कितने का, 25 का, तो ये लगा 25 का। मैंने लगाया 125 का, तो इसने लगाया 125 का। मैंने लगाया 250 का, तो ये लगाया 250 का। यानी कि अभी तक ये दोनों बराबर बराबर चल रहा है। देख रहे हो ना, मैं जितना लगाया उतना ही है, मैं जितना लगाया उतना ही है, मैं जितना लगाया उतना ही है। जब ऐसा होता है तब एक स्ट्रेट लाइन कर्व निकलता है यहां से, सेंटर से। जब ऐसा होता है तब एक स्ट्रेट लाइन कर्व निकलेगा सेंटर से 45 डिग्री का एंगल बना के। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। जितना ये उतना ये, देखो यहां पे जितना ये उतना ये बराबर है, जितना ये उतना ये दोनों बराबर। अब देखना इस वैल्यू पे यहां पे हम हैं अभी टिके हुए कितने फोर्स पे, 449 पे। अब मैंने बोला अभी तक कितना एंगल बनाया बेटा, तो तुम लोगों ने बोला सर जब ये वाला रीजन है, इस रीजन को आप बोलो सर क्या, स्टैटिक रीजन। क्या बोलूंगा मैं, जल्दी से बताओ, स्टैटिक रीजन। स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी तक रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ होता है तब का जो ये एंगल होता है वो 45 डिग्री का बनाता है। देखो मजा आया, पहला इंपॉर्टेंट बात। अब मैंने बोला ये मुझे सिखाना था ग्राफ, कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। वो तब काम करता है जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, वो उतना ही काम करता है जितना रिक्वायरमेंट है, यदि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर लिया हो। अब मैंने 500 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन का औकात 500 न्यूटन का है। अब जब मैंने 500 न्यूटन लगाया उस समय भी फ्रिक्शन 500 न्यूटन का ही लगेगा। अब यहां पे दो तरीके का फिजिक्स चलता है इस 500 न्यूटन पे। हम बोलते हैं यदि दोनों फोर्स बराबर है तो या तो ये रेस्ट पे रहेगा या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। याद है या नहीं है, क्योंकि ये पहले से रुका हुआ था तो अब भी रुका रहेगा। 500 न्यूटन पे एग्जैक्ट इस सिचुएशन में हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जस्ट अबाउट टू मूव है, ये जस्ट चलना है, स्टार्ट कर रहा है ब्लॉक। क्लियर समझ रहे हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ लिया तो समझो पूरा फिजिक्स क्लियर कर दिया मैंने। फिर तो यूं केक वॉक होगा फिजिक्स हमारे लिए, अभी देखना तुम। तो जब मैंने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी 500 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है अपोज में, लेकिन क्योंकि पहले रुका हुआ है तो अभी भी रुका हुआ होगा। लेकिन अगर ये चलता हुआ आ रहा होगा और इधर से 500 न्यूटन इधर से 500 न्यूटन गया तो भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। तो नेट फोर्स जीरो का दो मतलब है, या तो बॉडी रुका रहेगा, नेट फोर्स जीरो का सीधा मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशंस को अगर यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या आता है, जीरो। तो फोर्स जीरो का सीधा मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब है, या तो बॉडी रुका रहेगा या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। तो आज के बाद से बात याद रखना, अगर मैं बोलूं बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो तो उस पे अप्लाइड फोर्स अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, और इसका एक स्पेशल नाम है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये रुका हुआ अभी तक रहेगा। अब 500.00001 थोड़ा सा मैंने बढ़ाया तो ये ब्लॉक अब मूव कर जाएगा। 500.00000 कितना भी जीरो डाल के 1 न्यूटन डाल दो तो ये अब मूव करेगा। लेकिन इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा अब ये बताओ तुम लोग जल्दी से। फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये चीज डिपेंड इसके इंटरलॉकिंग पे करता है। वंस द इंटरलॉकिंग विल ब्रेक, उसके बाद ये अपने मैक्सिमम औकात लगा के कोशिश करेगा कि रोक दूं, लेकिन ये रोक नहीं पा रहा होगा क्योंकि मेरा फोर्स अब ज्यादा हो गया।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स है यहां पे, ये जो इंटरलॉकिंग बिटवीन द मॉलिक्यूलर लेवल है, वो जब एक बार, अब देखो शुरुआत में तुम कोई चीज को धक्का देते हो तो देखो सब लोग 5 आदमी मिलकर धक्का लगा देते हो, समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगता है ना तब थोड़ा कम धक्का लगाने से भी चलता है। क्या फील किया वो यहां पे होता है। एक बार जब ये मॉलिक्यूलर लेवल ब्रेक हो जाता है यहां पे, तो ये मोमेंटम में आ जाता है, इसे मोमेंटम में आ जाता है, और मोमेंटम में आने के बाद ये इसको थोड़ा सा लिटिल बिट कम फोर्स से भी ड्यू टू इनर्शिया इसको धक्का देता हुआ चला जाता है। तो रियल लाइफ में ये जो फोर्स का हमने ग्राफ बनाया है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 449 के बाद 450 तक जाता है, और उसके बाद ये थोड़ा सा डिक्रीज करता है। देखो ये थोड़ा सा डिक्रीज करवाया मैंने ग्राफ को, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है सर, ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करके डिक्रीज किया। और उसके बाद फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन में एक्ट करता है, जो कभी भी चेंज नहीं करता है। अब तुम 500 लगाओ या फिर और थोड़ा सा और लगा दो, 600 न्यूटन का लगा दो, तो भी अब फ्रिक्शन 500 का ही लगेगा, फ्रिक्शन 500 का ही लगेगा। अब किसी भी सिचुएशन में फ्रिक्शन का वैल्यू 500 को क्रॉस नहीं करेगा, बट तुमने कितना भी फोर्स लगा दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 600 लगा लो, 700 लगा लो, 800 लगा लो, 650 लगा लो, 750 लगा लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला में से नहीं है। इसके बाद तो फ्रिक्शन अपने इस वैल्यू को अचीव कर लिया है, तो अब इससे ज्यादा वो नहीं लगा सकता, भले तुम अप्लाइड फोर्स कितना भी लगा दो। तो एक समय तक, जब तक ये स्टैटिक रीजन में था, जब ये उसका मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया था, जरा ध्यान दे दो, जब ये उसका मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया था, जब ये उसका मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया था, उसके बाद ये लोअर रीजन को क्रॉस करके और ऐसे चला जाता है। देखो ध्यान से, ये लोअर रीजन को क्रॉस करके और ऐसे चला जाता है। देखो, मजा आया तुम्हें, समझ आया, अच्छा लगा? तो ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, और ये चीज अगर समझ में आ गया तो जल्दी से तालियां 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 हो जाए। ये कौन सा फ्रिक्शन है सर? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, अप्लाइड फोर्स कुछ भी तुम लगा रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपना वैल्यू को फिक्स कर रखा है। और ये सारे के सारे फोर्सेस कौन से थे? स्टैटिक। और ये जो स्पेशल पॉइंट है, जो टॉप मोस्ट है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो ये वाला पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट को। और ये वाला पॉइंट को इंडिकेट कौन कर रहा है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा है? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब चलने लगा ये। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, बट किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा है। दो चीजें हैं यहां पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। और ये वाला रीजन रुका हुआ रीजन है, जिसे बोलते हैं स्टैटिक रीजन। और इसमें ब्लॉक चल रहा है, इसीलिए इसका नाम मैंने रख दिया काइनेटिक रीजन। इसको क्या नाम दिया मैंने, जल्दी बताओ? काइनेटिक रीजन। क्या नाम दिया मुझे जल्दी बताओ? काइनेटिक रीजन। क्या नाम दिया मुझे जल्दी बताओ? काइनेटिक रीजन। काइनेटिक रीजन में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो चुका है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू बोलते हैं। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इस काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। तो अब क्या क्या चीज समझे, उसको समराइज करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। जब तक मैक्सिमम अचीव नहीं होता तब तक जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही लगा के रोकता रहता है, इसीलिए ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। दूसरा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, बट किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन से वो ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं जल्दी से देखो। यहां से क्या क्या चीज सीखा? पहला इंपॉर्टेंट बात, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। बट अगर मैं यहां पे बोलूं स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन
और इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या ये लाइन सही है या गलत है बताओ? ये लाइन सही है या गलत है बताओ? ये लाइन गलत है, क्योंकि कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन के जो वैल्यूज हैं वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम भी है। तो ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है जो लिखा हुआ है। तो क्या सही है? समटाइम्स बॉडी के अंदर ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो इतना कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं एफ स्टैटिक मैक्सिमम। ये लाइन गलत है। तो सही क्या है? एफ स्टैटिक मैक्सिमम इज ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर होगा काइनेटिक से या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा हो। आया बात समझ में? तो वैसे सिचुएशन में हम लिखते हैं। अदरवाइज अगर कोई बोलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के होगा, एफ के काइनेटिक से बड़ा होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल वैल्यूज में हम यूज करते हैं। प्रैक्टिकल चीजों में ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। अगर इक्वल टू होता है तो हम बोलते हैं दोनों बराबर है। अभी के टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर है। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में स्पेसिफाई नहीं करता है म्यू एस और म्यू के, तो हम दोनों को बराबर मान के चल रहे होते हैं, इसीलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। अभी जैसे न्यूमेरिकल प्रोसेस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में म्यू के और म्यू एस का वैल्यू बराबर ही ले लेता है। यानी कि म्यू के का जो मैक्स, म्यू के जो है, मतलब म्यू म्यू क्या बोले जा रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है। इसको बताता हूं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। न्यू वर्ड जो यूज कर दिया, नया वर्ड यूज कर दिया। वेट वेट वेट, कोई बात नहीं, अभी रुको। तो अब ये तो समझ में आ गया। इसको अभी होल्ड पे डालते हैं, इसको होल्ड पे डालते हैं। ये तो गलत क्यों है ये पता चल गया। अब मैक्स लगा के सही क्यों है, ये होल्ड पे है। अभी यहां पे देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब म्यू आ गया था बीच में मेरे, मैं बार बार मुंह से बोले जा रहा था म्यू, तो म्यू बताना पड़ेगा पहले। तो अब एक चीज आया है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताने से पहले मैं तुम्हें दो तीन चीज बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आ जाओ लॉ ऑफ फ्रिक्शन पे। जो बताया उसको एक जगह हम लाते, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है इस चीज को सेट करना, नहीं तो तुम मिस कर जाओगे कॉन्सेप्ट। देखो यहां पे ध्यान दो। अब हमने क्या किया है मेरे भाई, हमारे पास है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है सर? इट कैन हैव अ वैल्यू मैक्सिमम अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और लॉ क्या बोलता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि यह प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक बॉडी है, सपोज करो कि मेरे पास एक टेबल है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार। और यहां पे सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स यहां से फोर्स लगाया। मैंने क्या किया मेरे भाई, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। देखते चलो, टेबल बना रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, टेबल बना दो सर। ये ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स यहां से एक्ट करवाया। ध्यान से देखते चलो, मजा आने वाला है जबरदस्त। अब ध्यान देना, ये जो कोई भी मास होगा, मान लो इसका m मास का है, तो नीचे इसका mg लगेगा, यस सर। यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यस सर। अब क्या देखा गया है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि वो प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये जो सरफेस है, ये जितना भी नॉर्मल लगाया है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये जो एफ एस मैक्स है, जरा ध्यान देना बेटा, एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। बोलो मजा आया क्या जीवन में? मजा आया क्या जीवन में? मजा आया क्या जीवन में? बताओ मुझे, मजा आया क्या जीवन में? क्लियर है बिल्कुल? तो हम क्या लिखेंगे जरा सा देखना कि ये जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल टू एन है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम लिखोगे एफ
एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और ये म्यू को हम जनरली म्यू एस लिखेंगे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। और इस म्यू को क्या बोलते हैं सर, ये जो बार बार मैं म्यू तो अभी से बोल रहा था वो इसलिए, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये बॉडी मूव करने लगता है काइनेटिक रीजन में तब वो म्यू के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो हमारे पास आया है ये म्यू एस, ये म्यू एस क्या है जल्दी से बताओ। म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। अब जब बॉडी इन मूविंग हो, बॉडी जो होगा क्या होगा, बॉडी इन मोशन हो और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो, तो बॉडी इन मोशन के टाइम पे जो एक्ट करता है फ्रिक्शन उसे बोलते हैं म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर होता जा रहा है। और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये जो म्यू के है वो हमेशा कम होता है इस म्यू एस से। तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होता है। लेकिन ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो क्वेश्चन वाला ना दो अलग अलग डेटा समटाइम्स नहीं देता है, वो म्यू देता है, ना म्यू एस ना म्यू के। तो म्यू जो है वो म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू जो है वही मानते हैं अपन, और दोनों को हम बराबर मानते हैं वैसे सिचुएशन में जब क्वेश्चन में एक ही म्यू दिया हो। क्लियर है। अब मैंने बताया कि ये जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं यार। ये जो लॉ है वो म्यू एस इज प्रोपोर्शनल टू एन नहीं है। म्यू एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन है, हमेशा नहीं है। यानी कि म्यू एस इंटू एन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का निकाल के तुम्हें देगा। म्यू एस इंटू एन इन सारे वैल्यू को कभी जीवन में निकाल के तुम्हें नहीं देगा। ये वैल्यू को कोई भी निकाल के नहीं देगा, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है यहां तक का, ये कोई नहीं निकाल के नहीं देगा। तो हम न्यूमेरिकल्स में सिर्फ दो ही वैल्यू समझ पाते हैं, एक ये एफ मैक्स जो कि म्यू इंटू एन से निकलेगा, और ये काइनेटिक जो म्यू के इंटू एन से निकलेगा। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हो तो उसका जो वैल्यू है वो फिक्स है। कैसे? म्यू के इंटू एन से निकलेगा। काइनेटिक रीजन का जो फ्रिक्शन है वो हमेशा फिक्स है। कैसे? म्यू के इंटू एन से निकलेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ वही निकलेगा म्यू एस इंटू एन से, सिर्फ यही निकलेगा म्यू एस इंटू एन से, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। बाकी वैल्यू तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकालेंगे कि जितना अप्लाइड है उतना ही लग के इसे रोकेगा। वो सोच सोच के निकालेंगे कि कितना अप्लाइड है। क्या फील आ रहा है? इस डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? पूरा फिजिक्स यहीं पे है, देखो। और जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब गलत था वो देखो कैसे, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि सर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक से हमेशा बड़ा तो होगा। ये बात आपका क्लियर हो गया। बराबर कब होगा सर? जब ये दोनों मूविंग हो जाता है। तो हम यहां से हमेशा एक चीज लिखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर ये मैक्सिमम है। और इक्वल कब होगा? जब दोनों का वैल्यू जो होगा बराबर होगा। लेकिन सही क्या है वो देखो। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं सिर्फ स्टैटिक, तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं, एफ स्टैटिक इज लेसर देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। यानी कि एफ स्टैटिक का कोई भी वैल्यू एफ एस मैक्स से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब ये अपने लिमिटिंग वैल्यू पे होगा, और अदरवाइज हमेशा छोटा होगा। ये मैं जान के नए 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 चीज तुमको बताते जा रहा हूं। आ रहा है कहानी समझ में? अब ये जो बीच वाला चीज था जिसको मैं तुम्हारे लिए रोक के रखा हुआ था, इसको अभी भी रोक के रखा हूं। अब यहां पे तुम्हें खिचड़ी पकेगा थोड़ा सा, इसीलिए मैं तुम्हें एक एक चीज सिंप्लीफाई कर करके बता रहा हूं। तो अभी तक क्या बताया उसको पहले पिक्चर पे लाते हैं, फिर इस चीज को डिस्कस करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन वाला को, अदरवाइज फंसोगे। अब देखो, मैंने बोला एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ के। ये क्यों गलत है?
क्योंकि एफ एस का वैल्यू 0 से लेके इसके बीच में कुछ भी है, कोई भी एक वैल्यू तो इससे बड़ा नहीं है ना, इसीलिए ये गलत है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला एफ एस इज लेसर देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, ये सही है क्योंकि एफ एस मैक्स सबसे ज्यादा वैल्यू है फ्रिक्शन का और एफ एस उससे छोटा है, सही बात है। और बराबर तब है जब वो एफ एस खुद एफ लिमिटिंग पैदा कर दे, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। एफ एस इज लेसर देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, और ये लाइन बिल्कुल सही है कि एफ काइनेटिक हमेशा प्रैक्टिकली थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि मोमेंटम में आने के बाद थोड़ा सा कम फोर्स भी एक्ट करने लगता है, क्योंकि वंस द इंटरलॉकिंग विल ब्रेक तब वो अपोजिशन नहीं एक्ट करता है जैसा पहले एक्ट कर रहा था। तो ये जो इंटरलॉकिंग बॉडी के बीच में ब्रेक हो जाता है, मूवमेंट में आ जाता है, तब फ्रिक्शन का वो फोर्स नहीं लगता जो पहले लग रहा था, वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है जिसे हम लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू देते हैं नाम। क्या ये पूरा कहानी तुम्हारे दिमाग में आया? अब न्यूमेरिकल चलेगा लाइन से भैया, लेकिन जो पढ़ाया उसका लैंग्वेज वाइज तुमको थ्योरी देता हूं। अब थोड़ा सा थ्योरी चलेगा। देखो, तो मैंने अभी तक क्या समझाया है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मेरे भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या कर रहा था, वो देखो, बोला व्हेनेवर सरफेसेस इन कांटेक्ट आर प्रेसिंग ईच अदर, जब सरफेस इन कांटेक्ट होता है एक दूसरे को प्रेस करता है ना? हाँ सर, अभी तुरंत आपने बताया सरफेस इन कांटेक्ट प्रेसिंग ईच अदर, ये देखो ये दूसरे को एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। हाँ, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, इस तरीके से, जल्दी बताओ, तो इस तरीके से आपने क्या टेबल बना देते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया सा डायग्राम में। तो जब भी इस तरीके के को दो सरफेस है एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो क्या होता है वो देखो ध्यान से, प्रेसिंग ईच अदर, स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड। अब ये यहां पे मैं अगर फोर्स लगा दिया, मान लो फोर्स लगा दिया, तो ये या तो स्लाइड करेगा या इसकी टेंडेंसी होगी स्लाइडिंग की। तो जब भी कभी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होता है या स्लाइड करता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स एक्शन में आता है। कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स आर जनरेटेड टेंजेंशियली। तो यहां पे एक अपोजिंग फोर्स टेंजेंशियली जनरेट होता है, देख रहे हो, अपोजिंग फोर्स टेंजेंशियली जनरेट हो रहा है, देख रहे हो। और ये जो अपोजिंग फोर्स है, थोड़ा बाहर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये इसके बराबर होगा जब तक ये मूव नहीं करेगा, मैंने बताया। टेंजेंशियली फोर्स जनरेटेड टेंजेंशियली टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, these tangential force which opposes sliding or tendency of sliding between two surfaces are called friction force। तो ये जो एक टेंजेंशियल फोर्स है जो अपोज कर रहा है इसके स्लाइडिंग को, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं। और अभी मैंने बताया भी था एक बार, ये नेट कांटेक्ट फोर्स अभी इधर है, सपोज करो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शन बोलते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये अगर नेट कांटेक्ट फोर्स है तो नेट कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही फ्रिक्शन फोर्स है, वही फ्रिक्शन है। और ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसी को हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये बात मैंने पहले बताया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है कि नेट कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स है। तो इस बॉडी में अगर फ्रिक्शन फोर्स यहां पे है और नॉर्मल यहां पे है, सपोज करो, वैसे बीच में दिखा देता हूं, मजा आएगा तुम्हें शायद, नॉर्मल यहां पे है, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वही नेट कांटेक्ट फोर्स है इधर। तो ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो हमेशा फ्रिक्शन का और नॉर्मल का रिजल्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताए जा रहा हूं मैं, ये दोनों का रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना। फिर अगला बताया, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ द बॉडीज कंस्टिट्यूट थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बताना। अब ये इसको तुमने धक्का दिया, तो हमेशा जब धक्का देते हो ना तो ये चाहता है मैं इसको भी साथ लेके चलूं, तो ये एक हमेशा गाना गाएगा, चल मेरे साथ। मेरा लाइन याद रखना। आप जब भी तुम किसी चीज को धक्का देते हो तो वो गाना गाएगा, कौन सा? चल मेरे साथ। हमेशा गाना यही गाता है। क्या गाना गाएगा? चल मेरे साथ। जैसे ही तुम इसको यहां पे धक्का देना शुरू किए ना, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाए तो ये गाना गाया, कौन सा? चल मेरे साथ। तो धक्का इसको लगा रहे तो इसके साथ कौन जाएगा? ये टेबल को भी अपने साथ लेके चलना शुरू कर देगा, कोशिश करेगा कि ये गाना गाएगा चल मेरे साथ।
तो वो नीचे वाले को भी साथ साथ ले जाने की कोशिश करेगा। तो टेंडेंसी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे, ये गाना गाएगा चल मेरे साथ, ये साथ साथ चलता है, किसी को अलग नहीं चलाता है। तो जैसे ये इसको साथ साथ चलाने लगेगा तो इसको कौन चलाएगा? इसके द्वारा फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लगेगा वो इधर लगेगा, और ये बोलेगा मैं नहीं चल रहा साथ, ये तो बोलेगा चल मेरे साथ, और ये बोलेगा मैं नहीं चल रहा साथ, तभी तो अपोजिंग टेंडेंसी आएगा। तो ये मेरा गाना वाला लाइन हमेशा याद रखना, चल मेरे साथ। तो ये इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, जिस पे फोर्स लगाया वो दूसरे वाले को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसको फ्रिक्शन इधर लगेगा। और ये बोलेगा मैं नहीं जा रहा साथ, तो ये लगाएगा फ्रिक्शन इधर की तरफ। अब मजा आया? तो ये जो तीसरा लाइन मैंने लिखा था वो अब एक्शन में आया कि ये इसको बोलेगा चल मेरे साथ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टेबल के ऊपर, और इतना ही फोर्स ये टेबल इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट हुआ है। ये जितना इसके ऊपर लगाएगा उतना ही लगाएगा ये इसके ऊपर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यही मैंने बताया था अभी तुरंत, क्या कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ द सरफेस कॉन्स्टिट्यूट्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये इसको बोल रहा है चल मेरे साथ, तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये उतना ही फोर्स ऊपर वाले के ऊपर इधर की तरफ लगा देगा। तो पूछेगा ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर है? तो पीछे। लेकिन टेबल पे फ्रिक्शन किधर है? तो उसका आंसर है आगे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तुम एक लाइन में निकाल सकते हो। कैसे? चल मेरे साथ। बस मेरा लाइन याद रखो। चल मेरे साथ का गाना कौन गाएगा? जो चलने की कोशिश कर रहा है, टेबल तो रुका हुआ है भैया, वो थोड़ी चल रहा है। जिसपे तुम फोर्स लगाए हो वो गाना गाएगा। कौन सा? चल मेरे साथ। ये गाना गाएगा चल मेरे साथ। तो जैसे ही ये बोलेगा चल मेरे साथ, तो इसको फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर। तो टेबल में इधर, तो उसका उल्टा इधर। एक चीज पता करो, उसका अपोजिट दूसरे पे लगेगा, इसलिए क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन है। न्यूटन थर्ड लॉ में बताया, एक्शन रिएक्शन अकर्स इन पेयर। एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। टेबल पे लग रहा है आगे, तो ब्लॉक पे लग रहा है पीछे। दोनों का वैल्यू बराबर होगा, इसीलिए बोला दोनों बराबर फोर्स लगाएगा। मजा आ गया? तो जल्दी से लिखा दो सर, मस्त वाला फील आ रहा है। अभी तो देखो फ्रिक्शन का क्या तगड़ा गेम करते हैं। और ये चल मेरे साथ इतना काम करेगा नहीं कि 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 10 ब्लॉक, कोई भी क्वेश्चन फ्रिक्शन का यूं सॉल्व करोगे तुम। पहले फील करो चीजों को जो बता रहा हूं मैं। ओके दोस्त, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सर आपने लॉ ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, सर आपने ग्राफ बता दिया, बहुत अच्छे से काइनेटिक फ्रिक्शन बता दिया, ये बता दिया। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास 2 टाइप के फ्रिक्शन है अभी तक जो हमने बताया। कौन कौन सा? एक बताया मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक बताया स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बताया काइनेटिक फ्रिक्शन। और भी बहुत तरीके का नाम दे सकते हो तुम लोग। रोलिंग फ्रिक्शन कोई नाम दे देता है, कोई और भी बहुत सारे तरीके का फ्रिक्शन नाम दे देता है। लेकिन हमारे काम का 2 है। रोलिंग फ्रिक्शन सिर्फ नाम के काम का चीज है, और कोई क्वेश्चन उस पर फ्रेम नहीं होता है। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये 2 बातें हमने बात करी। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी स्लाइड नहीं करता है, यह हमेशा टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को अपोज करता है। बॉडी अब तक रुका ही रहता है हमेशा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को बात करता है। जितना फोर्स अप्लाइड तुम लगाते हो उतना ही ये लगा के रोक देता है, हमेशा हमेशा ये यही करता है, दोनों बराबर होता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेट स्लाइडिंग, देखो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा, एंड हैज अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। इसका वैल्यू फिक्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो लेसर देन और इक्वल टू स्टैटिक मैक्स के बराबर है। कोई भी वैल्यू है 0 से लेके एफ मैक्स तक। फ्रिक्शन का स्टैटिक का वैल्यू 0 से एफ मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो एफ मैक्स के बराबर है ना, ये 0 से इसके बराबर कुछ भी हो सकता है। बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स है मेरे भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो फिक्स है, म्यू के इंटू एन ही है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो एफ मैक्स है, इस एफ मैक्स को मैं म्यू एस इंटू एन भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी लॉ ऑफ फ्रिक्शन से बताया है तुम्हें। तो ये सब चीज समझने के बाद मैं इसको समराइज करता हूं, और मैंने बताया है तुम्हें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है मेरे भाई वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। देखो, क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स लगा उतना ही ये लगा के रोक देगा। देखो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। बोलो हाँ है ना, एकदम मजेदार काम चल रहा है। दूसरा, ये ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा मैंने।
तीसरा, यह एक्ट तभी करता है, एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग और मोशन। टेंडेंसी को अपोज करता है, एक्चुअल मोशन में नहीं होता। जब एक्चुअल मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाता है मेरे भाई, तब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम लेता है। ये किसका नाम लेता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसका वैल्यू हम लिखते हैं एफ मैक्स, और एफ मैक्स जो होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है। और ये जब बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्रॉस करता है, तब ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव होता है, और इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू और अप्लाइड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है तो बॉडी एकदम रेस्ट पे होता है, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं चला रहा होता है। मजा आ गया, ये सारे पॉइंट की क्लैरिटी हो गई तो न्यूमेरिकल का धुआं धुआं उड़ा देंगे बच्चों। अब अपन आ गए हैं क्वेश्चंस के ऊपर, लाइन से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन मैंने तुम्हें दिखाया है वो एक बेहतरीन फील ऑफ फिजिक्स होता है मेरा, उसके बाद तो क्वेश्चन यूं तुम करोगे। बोला कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स अपॉन। क्या मैंने बताया कि शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, उस पे कितने सरफेस पे लग रहा है बताया? नहीं। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वो नेचर कैसा है। जैसे लुब्रिकेंट वगैरह लगा देते हो तो फ्रिक्शन कम लगता है, देखते जा रहे हो ना। कोई एकदम रफ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। तो वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ना कि शेप ऑफ द सरफेस पे, ना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इस पे डिपेंड नहीं करता। और ऑल ऑफ तो पहले ही गलत है, दो गलत है। तो ये नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फिक्स होता है दो मटेरियल के बीच का, इसको हम चेंज लुब्रिकेशंस वगैरह लगा के कम करते हैं। ओके, आगे आ जाओ। बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, एकदम सही। नॉट सेल्फ एडजस्टेबल, बिल्कुल गलत। स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो ये हमेशा कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो गलत नहीं करना है, स्केलर नहीं है। इक्वल टू द लिमिटिंग फोर्स, गलत। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स के बराबर होगा, और एफ एस मैक्स का ही दूसरा नाम है एफ लिमिटिंग। बोलो मजा आ रहा है क्या तुम्हें? फील आ रहा है क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया है? देख रहे हो तुम लोग एकदम, ताकि थ्योरी सेट हो दिमाग में। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करते हैं। बोल रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। बोले स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये सही है? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक, गलत है। स्टैटिक का मैक्सिमम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा काइनेटिक के, बट स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो लेस देन भी हो सकता है। किसके? काइनेटिक के, अगर वो जीरो से उसके बीच में हो। ये गलत लाइन है, इसके लिए एग्जैक्ट लाइन हम नहीं कोट करेंगे, लेकिन ये तो मुझे पता है ना यार, एफ एस मैक्स एफ के से बड़ा होता है, लेकिन कोई भी एफ एस जो होता है वो एफ के से बड़ा नहीं होता। दोबारा देखो इस ग्राफ को, ये तो तभी से समझा रहा था सर कि एफ के ये वाला वैल्यू है, इससे तो ये सब छोटा है और ये सब स्टैटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के से बड़ा नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसे दुनिया लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेगी, वो एफ के से बड़ा होता है। हाँ सर, इसीलिए ये लाइन गलत हो गया। आया बात समझ में? देख रहे हो? अगला लाइन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बिल्कुल सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से बड़ा होता है हर एक सिचुएशन में, ये सही है। बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, एकदम सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल में, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है और यह हमेशा ग्रेटर देन होगा काइनेटिक के, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी सही है एकदम। बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, एकदम सही है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कभी भी किसी भी स्टैटिक से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये भी सही है। तो आंसर 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3 और 4। बोलो मजा आया? अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ तुम्हारे लिए, तगड़ा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैं बोला तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं।
जा रहे हो, क्वेश्चंस किताब से भी ले रहे हैं तो बहुत सारे जगह से रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करा रहा हूं, प्रॉपर तुम्हारा वैल्यू ऐड करे। अब ये तुम्हें होमवर्क देता हूं मैं, उसी क्वेश्चंस पे है 45 डिग्री एंड ऑल। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक तुम्हें टेम्प मारो, है कि नहीं, तभी तो सीखोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे मैंने बताया है। ओके ओके, चलिए ग्राफ के ऊपर था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन प्रेसिंग द वर्टिकल वॉल। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा रोकते हैं। वर्टिकल वॉल वाला क्वेश्चन वर्टिकल वॉल वाले के पास लाते हैं। वर्टिकल वॉल वाले के पास ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो वर्टिकल वॉल तो वर्टिकल वॉल को एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके चलो ऊपर लाते हैं, अब बेसिक चीजें क्लियर करते हैं। देखो अब जब भी कभी ये सिखाने के लिए मैंने किया है, क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि म्यूएस और म्यू के दोनों तुम्हें दे दे। क्वेश्चन है कि एक फोर्स 60 न्यूटन का लगा, बोला एक्सेलरेशन बताओ, फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो बताओ। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एफ एस निकालो और एफ के निकालो। एफ एस का मतलब होता है म्यू एस इंटू एन निकालो। तो म्यू एस है 0.8 और नॉर्मल कितना है, यहां पे नॉर्मल जो होगा वो 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल 100 न्यूटन का 100 इंटू 0.8 तो कितना हो गया 80। पता चला कि नहीं कैसे निकाल दिया 80? अरे 80 पता चला, म्यू एस इंटू एन है ना, तो 0.8 इंटू 100, तो पॉइंट उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 10 को 5 को 5, तो ये कितना हो गया 80 न्यूटन का। यहां पे 0.58 हुई तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, म्यू के इंटू एन तो हो जाएगा 0.5 इंटू 100, क्योंकि नॉर्मल 100 को बैलेंस कर रहा है। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये क्या हो गया 50 न्यूटन का। अब देखो 50 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन है, 80 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब तक स्टैटिक का मैक्सिमम ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये चलेगा ही नहीं। जब तक स्टैटिक का मैक्सिमम ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये चलेगा ही नहीं। इस बार 60 न्यूटन का है, लेकिन ये 60 को ब्रेक ही नहीं कर पाया तो ये चल ही नहीं रहा है एक्चुअल में। तो जितना तुमने फोर्स लगाया उतना ही स्टैटिक लगा के रोक देगा। तो एक्चुअल में यहां पे एक्सेलरेशन होगा 0 और अप्लाइड फ्रिक्शन जो होगा वो एक्चुअल में 60 न्यूटन के बराबर होगा। अब तुम लोगों को लफड़ा दे रहा हूं मैं यहां पे दिमाग के अंदर, सर ये काइनेटिक तो 50 है और लगा 60 रहे, फिर ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसके मैक्सिमम को ये ब्रेक नहीं किया है। वंस द मैक्सिमम विल ब्रेक तभी काइनेटिक एक्शन में आता है, काइनेटिक एक्शन में आएगा ही नहीं। काइनेटिक तब एक्शन में आ जाता है जब स्टैटिक का मैक्सिमम ब्रेक होगा, वो ब्रेक ही नहीं हुआ तो ये आया ही नहीं, तो काम ही नहीं कराई। अब अगले क्वेश्चन में जब मैं यहां पे लगा दूं 85 या 90 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, सिमिलर क्वेश्चन मैंने जान के तुम्हारे लिए कॉपी किया और तुरंत से तुम्हारे लिए यहां पे एक्सेलरेशन भी निकालूंगा और फ्रिक्शन भी निकालूंगा। लेकिन इस बार मैंने दिमाग लगा दी मेरे भाई, और ये 60 न्यूटन को मैंने चेंज कर दिया कितने से, 100 न्यूटन से। देखना मजा आएगा जीवन का। कितने से चेंज किया, 100 न्यूटन से, 100 न्यूटन से चेंज कर दिया। अब अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया हूं तब मैंने फिर से यही क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का स्टैटिक 80, काइनेटिक 50। इस बार ये ब्रेक कर जाएगा, जब ब्रेक कर जाएगा तो ये एक्शन में आ जाएगा। तो इस बार का फ्रिक्शन 50 न्यूटन लगेगा ना कि 80। क्या फील आया तुम्हें क्वेश्चन में? और इस बार का जो एक्सेलरेशन होगा वो 100 इधर का, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन इधर, क्योंकि 80 को ब्रेक कर दिया इसने। तो अब 80 नहीं लगेगा, क्या लगेगा 50 ही लगेगा। और डिवाइडेड बाय, जल्दी से बताओ ये क्या होगा, 100 माइनस 50 और डिवाइडेड बाय, जल्दी से बताओ 5 कितना है 10, तो ये कितना हो गया 50 बाय 10, यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो मजा आ गया क्या? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से जाएगा। बोलो। और सर अब एक और चीज बता दूं थोड़ा, जब ये 80 के बराबर होता तब क्या होता? तब भी हम ये नहीं बोलते। जब थोड़ा सा, जब तक बड़ा ना हो जाए, थोड़ा सा जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक हम नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पे एग्जैक्ट 80 न्यूटन का फोर्स लगाता, जो एग्जैक्ट इसके बराबर है 80 न्यूटन लगाता, तब भी हम एक्सेलरेशन 0 बोलते।
क्योंकि 80 पे ये 80 लगाएगा, 80.1 पे ही ये 50 लगाने लगेगा, तुरंत से कम होगा। अप्लाइड फोर्स अभी भी 80 ही होता फ्रिक्शन का। अप्लाइड फ्रिक्शन, देखो मजा आया तुम्हें फ्रिक्शन सीख के, क्योंकि ये ग्राफ में जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा मेरे भाई, तब तक वो नीचे नहीं आएगा। इस पॉइंट को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट था, तब वो नीचे आएगा और फिर गेम ऑन हो जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन मैं तुमसे होमवर्क देता हूं, जितना मैं पढ़ाया अब उसी के ऊपर क्वेश्चन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, मतलब अब 20, 25, 30 क्वेश्चन चलेगा। लेकिन अब अपन इनके ऊपर जो होमवर्क दे रहा हूं उसको तुम्हें अटेम्प्ट करना है मेरे भाई, और काम करना है। फिर मिलेंगे अपन कल, नहीं आज ही, इसके दूसरे सेशन में, जिसमें सारा न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये सेशन इवनिंग टाइम पे आज अपन देंगे, ठीक है। टाइम टेबल सारा कुछ मेकअप होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। और अभी न्यूटन्स लॉ के ऊपर ही दूसरा सेशन आएगा आज, जिसमें अपन न्यूमेरिकल करेंगे पूरा, राइट। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चा लोग एंड बचवी लोग। इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए और इसे शेयर करते रहिए, जिससे उन बच्चों तक ये नया बैच पहुंच पाए जिनको थोड़ा सा भी फाइनेंशियल दिक्कत है। बाकी लास्ट सेशन है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेंटरशिप, क्योंकि कल से नहीं हम ऐड करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बचवा एंड बचवी लोग।